नेकदिल पोस्टमास्टर ने कहा, जीवन बाबू ऐसा न कहो, हो सकता है वो जिंदा हो। क्लर्क बोला, अरे बाबूजी जिंदा होती तो अब तक खुद ना आ गई होती। इस खस्ता हाल शख्स का नाम करीम था। वो कस्बे में कोशवान था। इसकी एक ही औलाद बेटी सकीना थी जिससे इसको बड़ी मोहब्बत थी। सकीना की माँ फौत हो चुकी थी। करीम को अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत थी। वो इसकी ज़रूरत का ख्याल रखता था और सकीना भी बाप पर जान छिड़कती थी। 10 बरस पहले की बात है कि सकीना की शादी होगी। शहर से 4 आदमी बारात लेकर आए और सकीना को ब्याह कर ले गए। सकीना ऐसी शहर गई कि फिर लौट कर ना खुद आई और ना अपने बाप को कोई खत ही लिखा। खुदा जाने वहां इस पर क्या गुजरी कि जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई। करीम की हालत अपनी बेटी की जुदाई में खराब होना शुरू हो गई। वह हर रोज डाक खाने में आकर बरामदे में बैठ जाता और बार बार पूछता कि इसकी बेटी का खत तो नहीं आया। शुरू में डाक खाने वाले इससे दिलजुई करते रहे, फिर उन्होंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी। इसके बाद करीम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर इसे धुतकारा जाने लगा कि अपनी बेटी के खत का इंतजार कर रहे हो, वो मर गई है। बेचारा मुसीबत का मारा बाप 2 बरस तक शहर की खाक छानता रहा। इसे अपनी बेटी का कोई सुराग न मिला। वो रखेलपुर वापस आ गया। लोग इसे दीवाना समझने लगे। बच्चे इसके पीछे ठट्ठा करते वो एक बार फिर अपनी बेटी को ढूंढने शहर चला गया। वहां 4-5 बरस तक अपनी बेटी की तलाश में दर-बदर फिरते रहने के बाद अब फिर वापस कस्बे में आ गया था और डाक क्लर्क ने इसे झाड़ दिया था। मुझे बदनसीब बाप करीम भाई से बड़ी हमदर्दी हो गई, मगर मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चला गया। मैं दिन भर डाकखाने में ड्यूटी देने के बाद अपनी कोठरी में आ गया। शाम को मुझे कैप्टन सिंह के यहाँ जाकर एक मनगढ़ंत रिपोर्ट देनी थी। जब सूरज गुरूब हो गया और कस्बे के खेतों पर अंधेरे की सुरमई राख सी गिरने लगी तो मैं कोठरी से निकलकर पुराने किले की तरफ चल पड़ा। कैप्टन सिंह के क्वार्टर पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। क्वार्टर अच्छा खासा था। अंदर सहन में बाग की एक क्यारी लगी थी। बरामदे में बल्ब जल रहा था। छोटे से गेट पर एक इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था। मैंने इसे अपना नाम बताया तो वो मुझे अंदर ले गया। मरहटा कैप्टन सिंह ने मुझसे हाथ मिलाते हुए एक छोटे से सजे सजाए कमरे में बिठाया और मेरे लिए चाय मंगवाई। फिर बोला, कहो दोस्त, क्या खबर लाए हो? मैंने कहा, साहिब जी आपका दुरुस्त अंदाजा है। फेरोज भाई के पास कल रात एक आदमी आया। दोनों देर तक खुसर पुसर करते रहे। ये आदमी अपने साथ एक गठरी भी लाया था जो फेरोज भाई ने रख ली थी। इसमें क्या था? कैप्टन सिंह ने पूछा। मैंने कहा, ये मैं पता नहीं चला सका, लेकिन मैंने इनकी बातें छुप कर सुन ली थी। वो क्या बातें कर रहे थे? मैंने जवाब दिया, मैं दरवाजे के साथ लगकर इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। साफ आवाज नहीं आ रही थी, बस इतना ही सुन सका कि वो सप्लाई डिपो से इस बार चीनी की बोरियां उठाने का प्रोग्राम बना रहे थे। कैप्टन सिंह की भुएं तन गई। तो गोया फेरोज भाई चोरों का सरदार है और अब वो हमारे डिपो से चीनी की बोरियां चुराने आ रही है। मैं सालों को शूट कर दूंगा। तुम ऐसा करो, इस आदमी पर नजर रखो। वो गाँव में कहाँ है? मैंने कहा, वो तो सुबह सुबह चला गया था, शायद 2-1 रोज में फिर आए। कैप्टन सिंह गुस्से में उठकर टहलने लगा। वो बार बार हाथों की मुट्ठियां बंद कर रहा था। मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने बड़ी अच्छी खबर दी हमें, थैंक यू। तुम अब जाओ, हम इस बार चोरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने समझ क्या रखा है। मैं नमस्कार करके चला गया। मैंने ये सब कुछ एक सोची समझी स्कीम के मुताबिक किया था। मुझे मालूम था कि कैप्टन को मेरी तरफ से किसी सबूत की जरूरत है और वो भरपूर एक्शन लेगा। चुनाचा इसने ऐसा ही किया। दूसरे रोज मैं अभी डाकखाने नहीं गया था कि पूना रेजिमेंट की जीप हवेली के बाहर आकर खड़ी। इसमें से 4 फौजी जवान राइफलें ताने निकले और हवेली में घुस गए। उन्होंने फेरोज भाई को घसीट कर बाहर निकाला और जीप में बिठाकर देखते ही देखते वहां से गायब हो गए। हवेली में औरतें और बच्चे दम बखुद होकर रह गए थे। मैं भी इस हैरानी और परेशानी में शामिल हो गया। फिर डाकखाने चला गया। 4 बजे वापस हवेली में गया तो फेरोज भाई आ गया था, मगर इसकी बुरी हालत थी। कमांडर ऑफिस में इसे बुरी तरह मारा पीटा गया था। वो बिस्तर पर पड़ा करा रहा था और कस्बे का वैद इसके जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। इसने रोते हुए मुझे बताया कि खुदा जाने मेरे किस दुश्मन ने फौजियों को खबर दी है कि मैं इनके हाथ चोरियां करवाता हूँ। देखो उन्होंने मार मार कर मेरी क्या हालत बना दी है। मैंने बज़ाहिर इंतहाई हमदर्दी का इजहार किया, दिल में दुख भी हुआ, लेकिन ये मेरे मिशन का एक हिस्सा था, मैं मजबूर था। चुनाचे अपनी स्कीम के दूसरे मरहले पर अमल करते हुए मैं एक रोज बाद कैप्टन सिंह के क्वार्टर में जा पहुंचा। मैंने अपनी हालत से ये जाहिर किया कि मैं बहुत ही परेशान और घबराया हुआ हूँ। कैप्टन सिंह ने पूछा, क्या बात हुई, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो जवान? मैंने बड़ी मुश्किल से आंसू निकाल कर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मुझे बचा ले, मैं वापस कस्बे में नहीं जा सकता। फेरोज भाई को किसी ने बता दिया है कि मैंने मुखबरी की थी।
इसके आदमी मुझे कत्ल करने आए थे और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ। कैप्टन सिंह ने फेरोज भाई को मोटी गाली देकर कहा, तुमने इसकी ठुकाई कर दी थी, मैं तो इसे शूट करने वाला था। मैंने कैप्टन सिंह के पाँव पकड़ लिए। साहिब मुझे इससे बचा लें, सारा गांव अब मेरा दुश्मन हो गया है। मैंने भारतीय सेना और भारत माता की खिदमत के लिए ऐसा किया था, अब वो मुझे जान से मारने को फिर रहे हैं। कैप्टन ने गुस्सैली आवाज में कहा, तुम्हारा कोई बाल बेका भी नहीं कर सकता जवान। मैंने हाथ जोड़ दिए, हुजूर मुझ पर रहम करें, मुझे अपनी खिदमत के लिए यहीं रख लें, सिवाय आपके अब मेरा कोई नहीं है, मैं तो अपनी नौकरी से भी गया। कैप्टन सिंह कुछ सोचने लगा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद भाई तुमने हमारे लिए बड़ा काम किया है, हम तुम्हें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमें इन चोरों का निशान बता दिया है जिनकी हम एक मुद्दत से तलाश में थे। अच्छा तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें अपनी रेजिमेंट में काम दिला दूंगा, तुम आज की रात यहीं बाहर बरामदे में सो जाना, कल तुम्हें दफ्तर में ले चलूंगा। यही मेरा मकसद था। बरामदे में एक कैंप का रेट डालकर मुझे कंबल दे दिया गया, रात को खाना भी मुझे वही मिला। मैंने रात बरामदे में गुजार दी। सुबह कैप्टन सिंह मुझे अपने साथ रेजिमेंटल ऑफिस में ले गए। यहाँ मुझे छोटे मोटे काम करने पर लगा दिया गया। मुझे एक भारतीय फौजी के हरे रंग की पतलून और इसी कलर की कमीज और बूट दे दिए गए। दोपहर के बाद मैंने कैप्टन सिंह से दरख्वास्त की कि हवेली में मेरे कुछ पैसे पड़े रह गए हैं, वो लाना चाहता हूँ। कैप्टन सिंह ने एक जीप में मेरे साथ 4 फौजी कर दिए थे। मैंने जीप कस्बे के बाहर ही एक जगह रुकवाई और खुद हवेली की तरफ गया। रास्ते में इत्तेफाक से लाखन डाकिया मिल गया। कहने लगा कि तुम कहाँ सुबह से गायब हो, दफ्तर भी नहीं आए। मैंने कहा, लाखन बाबू मुझे नौकरी मिल गई है, वहाँ बड़े मज़े में हूँ, मुफ्त राशन मिलता है। इसे हैरान छोड़कर मैं हवेली में आया तो फेरोज भाई अभी तक साहिब फर्श पर पड़े थे। मैं अपनी कोठरी में गया और अपने सिराने में से 900 रुपए और सुधा रंगनी का सांप का मनका निकाल कर जेब में रखा और कस्बे से निकलकर जीप में सवार होकर वापस कमांड ऑफिस में आ गया। कैप्टन सिंह ने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज भारतीय फौज के होते हुए किसी की जरूरत है कि मुझ पर हाथ उठाए। वैसे साहिब जी, वो लोग अब मुझसे बड़ी चिकनी चिपड़ी बातें कर रहे हैं। हर कोई कहता है कि तुम गांव से क्यों चले गए, वापिस आ जाओ। मैंने कहा, भगवान तुमसे बचाए, अब तो मैं अपनी भारतीय सेना की ही खिदमत करूंगा। कैप्टन सिंह अपनी बारीक मूंछों पर उंगली फेर कर बोला, मैंने अपने जवानों को ऑर्डर कर दिया था कि हमारे आदमी को किसी ने कुछ कहा तो गोली चला दे। मैंने कैप्टन सिंह का झुककर शुक्रिया अदा किया और अपने काम में लग गए। मुझे रहने के लिए फौजियों की बैरक के अकब में एक झोंपड़ा मिल गया। मैं दिन भर वहाँ काम करता, खाना फौजियों के लंगर में खाता और रात को अपनी झोंपड़ी में बिछी कैंप कार्ड पर आकर सो जाता। मैंने बहुत जल्द मालूम कर लिया कि इस पुराने किले में पूना रेजिमेंट की इस कंपनी के कोई 100 के करीब मरहटा सिपाही तैनात थे, जिनका कमांडर मरहटा कैप्टन सिंह था। मेरा काम ऑफिस में इधर उधर की चीज़ें वगैरह ला कर देना और कमरों की झाड़ पूंछ भी था। मैं सर झुकाए अपने काम में लगा रहता, लेकिन अंदर से मेरी आंखें पूरी खुली थी और मैं एक एक बात का भरपूर जायजा ले रहा था। 3 रोज बाद लाखन देसाई कस्बे के पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर आया तो इसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और बोला, अहमद भाई तुम तो बड़े मज़े में लगते हो, यहाँ चेहरे पर रौनक आ गई तुम्हारी। मैंने कहा, बस दादा बड़े मज़े में हूँ। कैप्टन सिंह ने लाखन देसाई को मुझसे मुस्कुराकर बातें करते देखा तो करीब आकर बोला, तुम जंगली लोग इस शरीफ जवान के दुश्मन हो, ऊपर से तुम बड़े हंस हंस कर मिलते हो। गांव वालों को कह देना कि इधर किसी ने इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो गोली मार दूंगा। लाखन देसाई बेचारा तो हक्का बक्का होकर रह गया। हाथ बांध कर बोला, महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं चुपके से एक तरफ को चल दिया। मैं कैप्टन सिंह को यह तासुर देने में कामयाब हो गया था कि गांव वाले ऊपर से मुझ पर हंस कर मिलते हैं, क्योंकि मैं भारतीय सुरमाओं की पनाह में आ गया हूँ, लेकिन अंदर से ये मेरी जान के दुश्मन है। पुराने किले के पूना रेजिमेंटल ऑफिस में काम करते मुझे 2 हफ्ते गुजर गए। इस दौरान में मुझे इस बात का हल्का सा निशान भी न मिल सका कि इस किले में पाकिस्तानी साइंसदान और इसकी बेटी कैद में रखे हुए हैं। फौजी ज्यादातर मरहटी जुबान में बातें करते थे, कोई गुजराती जुबान भी बोल लेता था। मैं मरहटी जुबान के अल्फाज में कुछ कुछ समझने लगा था, लेकिन इनकी जुबान से मैंने अभी तक किसी पाकिस्तानी कैदी साइंसदान का जिक्र नहीं सुना था। वो एक बार मुझे खारदार गेट में से गुजार कर पुराने किले के अंदर जाने का भी मौका मिला, लेकिन वहाँ वही लंबी ड्योढ़ी में आमने सामने 2-4 कमरे बने थे। एक खाली हवालात थी, बिल्कुल सीध में लकड़ी का एक दरवाज़ा था जो हमेशा बंद रहता था। कंपनी के मरहटा फौजी जवान सुबह को ड्रिल करते, फिर किले के इर्द गिर्द अपनी अपनी पोस्टों पर जाकर पहरे पर खड़े हो जाते। मुझे यकीन था कि यहाँ ज़रूर कोई ख़ास बात है, वरना इस जंगल में फ़ौज की तैनाती की बज़ाहिर कोई वजह नज़र नहीं आती थी। दूसरे हमारे एजेंट की इतला गलत नहीं हो सकती थी। डॉक्टर फरीदी और इसकी बेटी यकीनन इसी कमांड पोस्ट के किले के तहखाने में कहीं कैद थे।
अब मुझे शहर से आने वाले इन फौजी अफसरों का इंतजार था जो बकौल डाकिया लाखन देसाई थे वो कभी कभी यहाँ आया करते थे। इस असना में मुझे कैप्टन सिंह की जुबानी पता चला कि इसने फेरोज भाई को सिप्लाई डिपो की चीजें चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार करवाकर हेडक्वार्टर भिजवा दिया है। मुझे अफसोस जरूर हुआ, लेकिन अपने मिशन के सामने मुझे अपनी जान भी बेहकीकत मालूम होती थी। एक रोज इस पुराने किले वाली मिलिट्री पोस्ट पर मुझे कुछ गैर मामूली सरगर्मी नजर आई। हवालदार किशन लाल ने मुझे हुक्म दिया कि कमरे अच्छी तरह से झाड़ पूंछ करूं। दफ्तर के सामने वाले फूलों के प्लाट में से घास काट दी गई। सिपाहियों ने अपनी बूट पट्टी चमका ली। मैं खामोशी से ये सारी तैयारियां देखता रहा और समझ गया कि कोई फौजी अफसर आ रहा है। दोपहर के बाद एक फौजी जीप कमांड पोस्ट के ऑफिस के सामने आकर रुक गई। मैं बैरक की दीवार के पास अटैच्ड खड़ा था। कैप्टन सिंह भी फुल वर्दी में था। इसके पीछे 4 सिपाही चाको चौबंद खड़े थे। कैप्टन सिंह ने आगे बढ़कर जीप का दरवाजा खोला। जीप में से गंजे सर वाला गहरे सांवले रंग का एक गोल मटोल सा आदमी निकला जिसके हाथ में ब्रीफकेस था। वो सिविलियन कपड़ों में था। इसके साथ 2 फौजी भी उतरे। कैप्टन सिंह और दूसरे सिपाहियों ने इन्हें सैल्यूट किया। सांवला गोल मटोल आदमी ब्रीफकेस थामे किले के खारदार जंगले की तरफ चला। दोनों फौजी और कैप्टन सिंह भी इसके साथ थे। ये सब किले के दरवाजे में से गुजर कर डीओडी में दाखिल हो गए तो खारदार जंगला बंद कर दिया गया। मैंने कमांड ऑफिस के बरामदे में बिछे बेंच को कपड़े से झाड़ते हुए पहरेदार पर खड़े हवालदार किशन लाल से पूछा, महाराज कोई बड़ा साहिब आया है? किशन लाल बोला, अबे तुझे इससे क्या, चल अपना काम कर। मैं कान लपेट कर वहां से हट गया और बरामदे के बाहर रखे फूलों के गमलों की तरतीब ठीक करने लगा। फिर बाल्टी लेकर नल पर चला गया और इसे धोकर इसमें पानी भरने लगा। मेरा जहन इन 3 आदमियों के बारे में बड़ी तेजी से सोच रहा था जो अभी अभी इस कमांड पोस्ट पर आए थे, जिनमें से एक सिविलियन और 2 फौजी थे। ये बात यकीनी थी कि ये वही लोग हैं जो बकौल लाखन देसाई के कभी कभी शहर से यहाँ आया करते थे। ये लोग जिस एतमाद और पुरस्रार अंदाज में वहाँ आए थे, इससे जाहिर होता था कि ये महज एक मामूली फौजी पोस्ट नहीं है और यहाँ कोई बड़ी अहम बात हो रही है। मुझे यकीन हो गया कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और इसकी बेटी इसी जगह किसी तहखाने में बंद है और ये सिविलियन भारतीय साइंसदान था जो अपने फौजियों के साथ डॉक्टर फरीदी से अपने ज़ेरे तकमील फार्मूले के बारे में मजीद पूछगछ करने आया है। पानी से भरी हुई बाल्टी मैंने आग बुझाने वाली दूसरी बाल्टियों के पास जाकर रख दी और खुद लंगर खाने वाली बैरक की तरफ निकल गया। मैं बरामदे के कोने में लकड़ी की सीढ़ी पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। मेरे करीब ही एक बूढ़ा घास काट रहा था। इसे सब ढबीर कहकर पुकारते थे और ये वहाँ अक्सर घास वगैरह काटने आया करता था। मैंने इसे जेब से बीड़ी निकाल कर दी तो वो बड़ा खुश हुआ। इधर उधर की बातों के बाद मैंने इससे कहा, चौकी पर कोई फौजी अफसर आ जाए तो लंगर में मुर्गियाँ काटी जाती हैं, आज हमें भी मुर्गी का शोरबा खाने को मिलेगा। बूढ़ा बेड़ी का कश लगाकर बोला, अरे भैया जी ये तो आते जाते रहते हैं, इस बार देर से आए हैं। मैंने पूछा, ढबीर दादा ये कौन लोग हैं? इनमें से तो एक सिविलियन है, पर इसे भी सबने सैल्यूट मारा। बूढ़ा कहने लगा, राम जाने कौन है, सुना है शहर से ये लोग आते हैं। वो घास काटने में मसरूफ हो गए। कोई 3 घंटे बाद नवारिद मेहमान किले के खारदार जंगले से बाहर आए। कैप्टन सिंह इनके हमरा था। सिविलियन ब्रीफ केस वाला इन सब के आगे आगे था। दोनों फौजी अफसर भी साथ साथ चल रहे थे। वो सब कैप्टन सिंह के कुशादा क्वार्टर की तरफ चल दिए। दोपहर 4 बजे मैं अपनी ड्यूटी से ऑफ होकर अपने झोंपड़े की तरफ जा रहा था कि मुझे कैप्टन सिंह के क्वार्टर के बाहर 2 संतरी पहरे पर नजर आए। मैं अपने तामचीनी के फौजी मग में लंगर से चाय भरवा कर लाया था। मैं झोंपड़ी के आगे ईंटों के चबूतरे पर बैठकर चाय पीने लगा। वहां से कैप्टन सिंह के क्वार्टर का गेट मुझे साफ नजर आ रहा था। क्वार्टर पर गहरी खामोशी छाई थी। आज कैप्टन सिंह के क्वार्टर में गाय नजर नहीं आ रही थी। इसे निकाल कर किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया था। सूरज दरख्तों के पीछे डूबने लगा। धूप मांद पड़ गई। मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कार्ड पर लेट कर सोचने लगा कि मुझे किले के राज को हल करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए। शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। रात का खाना मैं फौजी लंगर में जाकर खाता, जहां मैं देखाया था कि डांगरी मुर्गियों को काट रहे थे। मैं कुछ देर बाद उठकर लंगर खाने की तरफ जाने ही लगा था कि कैप्टन सिंह के माली ने आकर कहा, चल अहमद भाई तुझे कप्तान साहब बुला रहे हैं। मैं कैप्टन सिंह के क्वार्टर की तरफ आ गया। फौजी गार्ड मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे कुछ न कहा। क्वार्टर के बरामदे में बत्तियां रोशन थी। कैप्टन सिंह का अर्दली दीक्षित हाथों में फलों से भरा हुआ टोकरा थामे आ गया और कहने लगा,
चल बे, इसे उठाकर किचन में चल। तू कहाँ छुपा हुआ था अब तक? मैंने जल्दी से फलों का टोकरा कांधे पर उठा लिया और अर्दली के साथ क्वार्टर के अकब वाले किचन में आ गया। यहाँ खाने की देचकियां लंगर खाने से तैयार होकर आ चुकी थी। खाना थालियों में लगाया जाने लगा। मैं पीतल के तश्त में नारंगियां, केले और अनानास सजाने लगा। अर्दली ने मेरी तरफ देखा और कहा, चल भी, ये चावलों की बड़ी डिश डाइनिंग टेबल पर ले जाकर रख दे। चावल रंगदार थे और इनमें से भाप निकल रही थी। कैप्टन सिंह का डाइनिंग रूम मुझे मालूम था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे सिगार की खुशबू आई। देखा कि खाने की मेज पर फूल गुलदान में सजे हैं और सामने सोफों पर कैप्टन सिंह, दोनों अजनबी फौजी और सांवले गोल मटोल सिविलियन बैठे हैं। सिविलियन सिगार पी रहा था। वो आपस में मरहटी जुबान में बातें कर रहे थे। मैं चावलों का तश्त खाने की मेज पर रखकर खामोशी से बाहर निकल गया। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ था तो ये लोग बातें करते करते रुक गए थे। जब मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उन्होंने फिर बातें शुरू कर दी थी। मरहटी जुबान से कुछ वाकिफ होने की वजह से मैं इनकी गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज बिल्कुल न समझ सका, लेकिन मेरे कान में एक लफ्ज़ ज़रूर पड़ गया था जिसका मतलब था बेहोश लड़की। किचन में मुझे दूसरे कामों पर लगा दिया गया। मेरा जहन बेहोश लड़की के बारे में सोच रहा था। बार बार इसी नतीजे पर पहुंचता कि ये लोग किले के तहखाने में डॉक्टर फरीदी और इसकी बेटी से पूछगछ करके आए हैं और इनके तशद्दुद की वजह से डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन बेहोश हो गई है। जो सूरत हाल नाजुक हो रही थी, मेरा यह एहसास बढ़ता जा रहा था कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर सका। मैं तो अभी तक किले के अंदर जाने में भी कामयाब नहीं हुआ था। मेहमानों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैं अपनी झोंपड़ी में आकर कैंप कार्ड पर कंबल ओढ़े पड़ गया। जहन में कोई ऐसी तरकीब नहीं आ रही थी कि जिस पर अमल करने से मैं किले के अंदर जा सकूं। इसी सोच विचार में नींद आ गई और मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह क्वार्टर गार्ड के फौजी बिगल की तेज आवाज ने मुझे जगा दिया। कमांड ऑफिस वाले छोटे से ग्राउंड में फौजी ड्रिल कर रहे थे। मैं हस्बे मामूल मुंह हाथ धोकर ऑफिस में आकर मामूल के कामों में लग गया। मैंने देखा कि कैप्टन सिंह अभी तक नहीं आया था। कोई 10 बजे वो अपनी जीप लेकर नमूदार हुआ। जीप वो अकेला चला रहा था। मैंने सैल्यूट मारा तो वो मुस्कुराकर बोला, ए अहमद, तुमने भी मुर्गी खाई रात को कि नहीं? मैं हाथ बांधकर बोला, साहब जी, बड़े मज़े की मुर्गी पकी थी। वो मुस्कुराता हुआ अपने दफ्तर में दाखिल हुआ। थोड़ी ही देर बाद पता चल गया कि कल वाले मेहमान रुखसत हो चुके हैं। कमांड पोस्ट में फिर जिंदगी अपने मामूल पर आ गई थी। इस दौरान में मैंने चल फिर कर सारी फौजी पोस्टों का मुशाहिदा कर लिया था। कमांड ऑफिस की हदूद में जो कच्चा रास्ता दाखिल होता था, वहाँ लकड़ी का एक लंबा डंडा हर वक्त गिरा रहता था। यहाँ एक संतरी मुतय्यन था जो फौजी जीप के आने पर डंडे को उठा देता था। बाहर बाएं और दाएं जानिब दरख्तों के नीचे बंकर खोदकर फौजियों ने 2 मोर्चे बना रखे थे। इनकी छत घास फूस और झाड़ियों से ढकी हुई थी। बंकर के सुराखों में से मशीन गनों की नालियां थोड़ी थोड़ी बाहर निकली हुई थी। यहाँ बंकर के अंदर हर वक्त मशीन गन मैन मौजूद रहते थे। इन 2 मोर्चों के अलावा एक पोस्ट 10 कदम के फासले पर ऊपर एक छोटी सी टेकरी पर बनी हुई थी। यहाँ भी बंकर मैन मशीन गन नस्ब थी। इन 3 मोर्चों के सिवा वहाँ और कोई मोर्चा नहीं था। इस चौकी पर 2 ट्रक थे और 3 जीपें थी जो हर वक्त तैयार रहती थी। एक ट्रक हफ्ते में 2 बार शहर से मुख्तलिफ किस्म की सप्लाई लेकर आया करता था। इंडियन फौजियों की 100-150 नफरी थी, मगर इर्द गिर्द के इलाके की सख्त निगरानी की जाती थी और वहाँ कोई चीड़ी भी पर नहीं मार सकती थी। बाहर से सिवाय लाखन डाकिए और घोसी डेबर के मैंने किसी सिविलियन को अंदर आते नहीं देखा था। एमुनेशन रूम के बाहर भी हर वक्त पहरा लगा रहता था। कैप्टन सिंह की शब रोज़ खिदमत करते मैंने इस पर अपना एतमाद जमा लिया था। वो मुझे बड़ा बेज़रर, भोला भाला और मेहनती नौजवान समझता था। एक रोज़ दोपहर के वक्त मैं बरामदे में बैठा कैप्टन सिंह के काले फौजी बूटों को पट्टी से चमका रहा था कि जमादार लाखानी कैप्टन सिंह के दफ्तर की चिक उठाकर अंदर दाखिल हुआ। मैं दफ्तर के दरवाजे के बिल्कुल करीब ही बैठा था। मुझे जमादार लाखानी के सैल्यूट मारने की आवाज़ आई। फिर इसने कैप्टन सिंह से गुजराती जुबान में कहा, अर्दली दीक्षित को बुखार हो गया है, ऑर्डर करें। मैं अपने काम लगा रहा। कैप्टन सिंह की झंझलाहट भरी आवाज़ सुनाई दी, जांगली हर हफ्ते बीमार पड़ जाता है। फिर चंद सेकंड खामोशी छाई रही। मैंने कोई ख्याल न किया। इतने में जमादार लाखानी की फिर आवाज़ आई, सर मेरे लिए क्या ऑर्डर है? अब कैप्टन सिंह बोला, देखो बाहर अहमद भाई बैठा होगा, इसे अंदर बुला। मेरे कान खड़े हो गए। जमादार लाखानी फौरन चिक उठाकर बाहर आया और मेरी तरफ देखकर बोला, अहमद अंदर चलो, तुम्हें कैप्टन साहब बुला रहे हैं। मैं बूट पट्टी वहीं छोड़कर दफ्तर में गया। जाकर सैल्यूट किया। कैप्टन सिंह ने मुझे देखा और कहा, अहमद, हमारे अर्दली ने सिक रिपोर्ट की है, तुम जमादार के साथ जाकर नीचे स्प्रे करो। ओके सर, मैंने अदब से एड़ी जोड़कर कहा। कैप्टन सिंह ने मेज के दराज में चाबी लगाकर एक लंबी सी तांबे की चाबी निकालकर जमादार को दी और कहा, इसे अपने साथ रखना और चाबी मुझे ऑफिस में आकर दे जाना।
ठीक है साहिब। जमादार लाखानी ने सैल्यूट मारकर चाबी ली और मेरे साथ ऑफिस से बाहर आ गए। ऑफिस के पीछे एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी। यहाँ से जमादार लाखानी ने 2 स्प्रे गन्ने उठाई, अपने एक कांधे पर लटकाई और दूसरी मेरे कांधे पर लटका दी। चलो जवान मेरे साथ। अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो मुझे कहाँ लिए जा रहा है। सिर्फ इतना ही इल्म था कि किसी कमरे में या बैरक में मच्छरों से बचाव का स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ रात को मच्छर बहुत होते थे। मगर बैरक में जाने के बजाय वो मुझे किले की अकबी दीवार की जानिब ले गए। यहाँ ईंटों और झाड़ झंकाड़ के पीछे पुरानी दीवार में एक दरवाजा बना हुआ था। पहली निगाह में मुझे किसी गैराज का दरवाजा मालूम हुआ। मैंने सोचा कि इस गैराज में स्प्रे करना होगा। दरवाजा लोहे का था और इसका साइज गैराज के दरवाजे जितना ही था। जमादार लाखानी ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं इसके पीछे पीछे था। अंदर अंधेरा था। जमादार ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बोला, मेरे पीछे चले आओ जवान। इसने जेब से टॉर्च निकालकर रोशन कर दी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि गैराज बिल्कुल खाली था। सिर्फ कोने में मुझे 2 पुराने टायर दीवार के साथ लगे नजर आए। जमादार ने टॉर्च की रोशनी कोने में डाली और इस तरफ बढ़ा। अब जो मैं करीब गया तो देखा कि वहां एक तंग जीना नीचे उतरता था। मेरे कान खड़े हो गए। मैं खामोशी से जमादार के पीछे जीना उतरने लगा। 6-7 जीने उतरने के बाद हम एक तंग सी राहदारी में आ गए। यहाँ इसने टॉर्च बंद करके जेब में रख ली, क्योंकि राहदारी की छत के साथ एक मदम सा बल्ब जल रहा था। जमादार लाखानी ने कहा, चलो स्प्रे शुरू करो, तुम इस साइड में करो। जमादार राहदारी की एक तरफ और मैं दूसरी तरफ स्प्रे करने लगा। हम स्प्रे करते करते आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। चंद कदम चलने के बाद एक बाथरूम का छोटा सा अकबी दरवाजा आ गया। मालूम होता था कि यहाँ से बाथरूम में रखी हुई बाल्टी वगैरह बाहर निकाली जाती है। हमने स्प्रे पंप का मुंह अंदर डालकर बारी बारी स्प्रे फेंकी। आगे राहदारी बाएं जानिब घूम गई। यहाँ भी छत के साथ एक बल्ब जल रहा था। मेरा दिल किसी होने वाले इंकशाफ के ख्याल से धड़क रहा था। आगे गए तो एक जीना ऊपर को जा रहा था। यहाँ 2 संतरी स्टेन गन कमर से लटकाए टहल रहे थे। उन्होंने गुजराती जुबान में जमादार लाखानी से फजूल सा मजाक किया। एक ने मेरी तरफ देखकर पूछा, अर्दली कहाँ मर गया? आज ये किसे ले आए हो? जमादार बोला, ये कैप्टन साहब का अर्दली है। एक संतरी ने हंसकर कहा, तो फिर यार इसको यहाँ लगा दो, हम तो इस गार में ड्यूटी देते हुए तंग आ गए। जमादार लाखानी ने इसका कोई जवाब न दिया। अब मैं एक एक शय को गौर से देख रहा था। स्प्रे करते करते आगे भी बढ़ रहा था। ऊपर जाने वाले जीने से कोई 4 कदमों के फासले पर एक कोठरी का दरवाजा बंद था। दरवाजे के ऊपर एक सलाखों वाला ताकचा था। इसके अंदर से मदम सी रोशनी बाहर निकल रही थी। मैं कसदन मगर बज़ाहिर अनजानेपन से इस दरवाजे की तरफ स्प्रे करता हुआ बढ़ा तो जमादार लाखानी की आवाज आई, इधर किधर जाते हो जवान, वापिस आ जाओ, इधर मत जाओ। इस पर वहां खड़े एक संतरी ने हंसकर कहा, इधर कोठरी में बुड्ढा ही बैठा है, कोई मैम नहीं है, जाने दो इसे। मगर जमादार लाखानी ने मुझे आगे न जाने दिया और वहीं से मुझे लेकर वापिस आ गए। जिस चश्मा-ए हैवां तक पहुंचने के लिए मैं अभी तक तरकीबें ही सोच रहा था, वहां मुझे खुद मरहटा कंपनी कमांडर कैप्टन सिंह ने पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, अगले किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।